गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भागलपुर से मिस्टर राहुल नारायण। आज मैं आपके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखा जाए। आशा करते हैं कि आप लोग सब कुशल होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आज आपको फिर से परम्यूटेशन के विषय में चर्चा कर इसके लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ और सबको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और इजी लैंग्वेज में, क्योंकि परम्यूटेशन क्या है इसको समझाना समझना बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में आपको सिखा रहे हैं। पहले हम पिछले वीडियो में मेरा जरूर देखिएगा, जो आने वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया प्राइम फैक्टर किसका, फैक्टोरियल नोटेशन का, किसी भी फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। पिछले एग्जांपल को मैं देखता हूं, जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टोरियल 13, या इसी को लिखते हैं 13 फैक्टोरियल बोथ आर सेम। तो मैंने बताया था इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 पे पावर अल्फा, 3 पे पावर बीटा, 5 पे पावर गामा, उसके बाद 7 पे पावर एक्स, उसके बाद 7 पे पावर एक्स इनटू, इसके बाद आपका था 11 पे पावर एक्स, 13 पे पावर वाई, इस पे वाई दे दीजिए, इस पे जेड दे दीजिए। ये इसका प्राइम फैक्टर, 7 पे पावर एक्स, 11 पे पावर वाई और 13 पे पावर जेड। ये अल्फा क्या है, अल्फा है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 13। बीटा क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 13 इन फैक्टोरियल 13। गामा क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 13। x क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 13। सबको समझ में आ रही है, पावर के साथ दिखा है। ऑल आर प्राइम फैक्टर्स। y क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 11 इन फैक्टोरियल 13। z एक्सपोनेंट ऑफ 13 इन फैक्टोरियल 13। ये हम लोग देख सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि इसका वैल्यू किस तरीके से निकालना है, कितना आसान है। तो पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। अब जैसे एक्सपोनेंट निकालना है अल्फा का वैल्यू, जैसे 2 का एक्सपोनेंट फैक्टोरियल 13, तो 13/2 प्लस 13/2 का स्क्वायर प्लस 13/2 का क्यूब, सो ऑन। 13/2 6.56, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। 13/4, 4 से 13 को डिवाइड किए, क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग 1, यानी ये हो गया 10। आगे होगा 0 0 0। ये हो गया एक्सपोनेंट, अल्फा निकल गया। 2 का एक्सपोनेंट निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमको बीटा निकालना है, ये भी याद कीजिए। ये क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 फैक्टोरियल 13, यानी 13/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 13/3 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, 13/3 का क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 1, यानी 13/3 4 पॉइंट समथिंग 4, 13/9 1 पॉइंट समथिंग, 13/27 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेग्लेक्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है भाई, 0, भाई लिखा गया है। तो ये हो गया 5। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये अल्फा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा निकालने के लिए 2 का एक्सपोनेंट है तो 13/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 13/2 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 13/2 का क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। सबको समझ में आ रही है, कोई खास बात नहीं है, नंबर सिस्टम का चीज है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें।
इस एग्जांपल को मैं इसलिए उठा रहा हूं कि इसमें आपको एक बात मैं और बताऊंगा, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका इंटीग्रल डिविजर्स क्या होगा उसको भी मैं समझाऊंगा, इसको जल्दी से सारे स्टूडेंट नोट करें। अब जैसे गामा निकालना है, गामा क्या है भाई, गामा है एक्सपोनेंट ऑफ 5, ये 5 का एक्सपोनेंट इन फैक्टोरियल 13। तो इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिया होंगे, आशा करते हैं। अब देखा जाए, जैसे हमको निकालना है किसी का भी एक्सपोनेंट निकालना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। इसके बारे में और डिटेल हम लोग बात बताएंगे, इसमें दुनिया भर का कांसेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो भी हम बताएंगे। अब गामा एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 13, यानी 13/5 का स्क्वायर प्लस 1 13/5 यानी 2 पॉइंट समथिंग टू 13/25 प्योर फ्रैक्शन। 25 से 13 में डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, यानी इसका एक्सपोनेंट हो गया 2, 5 का एक्सपोनेंट 2। अब 7 का एक्सपोनेंट x निकालना, ये 7 का एक्सपोनेंट है, किसमें निकालना है फैक्टोरियल 13 में, तो 13 को डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 13/7 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 13/7 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। अब आगे नहीं पढ़ाएंगे पावर, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, ये प्योर फ्रैक्शन हो गया। प्योर फ्रैक्शन मतलब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 होगा। तो ये 13/7 1 पॉइंट समथिंग प्लस 0 प्लस 0 यानी 1, यानी x का वैल्यू भी 1 आ गया। सिमिलरली y भी क्या होगा तो 1 होगा। ये एक्सपोनेंट ऑफ y 11, सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ 11, y क्या है एक्सपोनेंट ऑफ 11। 13 का एक्सपोनेंट क्या होगा तो z का भी वैल्यू क्या होगा 1। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, z का मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 13 इन फैक्टोरियल 13। कैसे निकालेंगे 13/13 प्लस 13/13 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, समझ कर नोट करें। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखिए, अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, सारे स्टूडेंट मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखें। अब आइए फैक्टोरियल 13 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 पे पावर अल्फा का वैल्यू 10, ये 10 है। 3 पे पावर बीटा, बीटा का वैल्यू 5, उसके बाद 5 पे पावर गामा, गामा का वैल्यू 2, 5 पे पावर 2, उसके बाद 7 पे पावर x, x का वैल्यू 7 पे पावर 1, उसके बाद 11 पे पावर y का वैल्यू क्या 11 पे पावर 1 इंटू 13 पे पावर 1, ये हो गया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर किसका फैक्टोरियल 13 का। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स। पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स ऑफ फैक्टोरियल 13। इसका पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स कैसे निकलता है, तो ये देखिए प्राइम फैक्टर, पहले प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं। एग्जांपल मैं दूंगा, फर्स्ट वीडियो जो मेरा आया था उसमें ये सारी बातें बताई थी कि इसका प्राइम फैक्टर निकाल के पावर में 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स ऑफ फैक्टोरियल 13, तो इसका प्राइम फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट फाइंड प्राइम फैक्टर। पहले निकालना है प्राइम फैक्टर किसका, जिसका पूछ रहा है फैक्टोरियल 13। क्या निकला भाई 2 पे पावर 10, 5 पे पावर 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 1, 11 पे पावर 1, 13 पे पावर 1। अब स्टेप 2
पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, ये क्या होगा, प्राइम फैक्टर में जितना भी पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। उसमें जितना भी प्राइम फैक्टर का पावर है, पावर मतलब इसका जो इंडेक्स, उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब इसको पहले सारे स्टूडेंट नोट करें। अब इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, स्टेप 3 पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, इंटीग्रल डिविजन्स क्या होगा भाई, 10 प्लस 1, इसका पावर क्या है इनटू 5 प्लस 1, इस प्राइम का पावर क्या है 2 प्लस 1, इस प्राइम का पावर क्या है 1 प्लस 1, इस प्राइम का पावर क्या है 1 प्लस 1, इस प्राइम का पावर क्या है 1 प्लस 1, यानी ये पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स 11 into 6 into 3 into 2 into 2 into 2, ये हो गया 66 into 24, जो आएगा आंसर होगा, यही हो गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, सारे स्टूडेंट नोट करें इसको। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए, तो इसका वैल्यू 1584, इतना पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स होगा 1584। तो क्या करते हैं प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका, इसको फिर से मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। बहुत आसान चीज है, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स कैसे निकालते हैं, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कभी बोल दिया फैक्टोरियल 13 का पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, तो प्राइम फैक्टर निकालना, किसी फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टर निकालना है तो निकाल सकते हैं, किसी फैक्टोरियल में किसी नंबर का, किसी प्राइम नंबर का इंडेक्स बताना है, समझ एक्सपोनेंट बताना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कितनी बातें क्लियर हो रही है, खाली फैक्टोरियल से नहीं, अभी यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट, अब देखिए एक एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन किया गया कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो, वैल्यू नहीं बताना है कि फैक्टोरियल 100 का वैल्यू नहीं बताना, आपको बताना है कि फैक्टोरियल 100 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। एग्जांपल देखिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, जीरो इन द एंड्स ऑफ फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 का जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट में कितना नंबर ऑफ जीरो, इसका जो वैल्यू आएगा उसमें कितना जीरो। फैक्टोरियल 100 मतलब 100 into 99 into 98 97 into 96 into इस तरह सारा नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना। तो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। फैक्टोरियल 100 का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल 100 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना। तो आइए इसको पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन द एंड्स ऑफ फैक्टोरियल 100 के लास्ट में कितना जीरो होगा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अभी मैं इसको निकालने का तरीका बताऊं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। देखिए
पहले इसको नोट कर लिया, फैक्टोरियल 100 का मतलब ये 100 है फैक्टोरियल। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, यहाँ पर फैक्टोरियल 100 के लास्ट में कितना जीरो होगा इन द एंड्स ऑफ फैक्टोरियल 100 फुल स्टॉप। अब पहले हम छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल फैक्टोरियल 5 के लास्ट में कितना जीरो है। फैक्टोरियल 5 तो बड़ा आसान है, इसको कैसे लिखेंगे भाई, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, पूरा दुनिया को पता है इसका वैल्यू 120। इसके लास्ट में कितना जीरो है 10, इसका जो वैल्यू आया इसमें कितना जीरो है 10 है। नंबर ऑफ जीरो कितना है 1। सारे स्टूडेंट पहले इसको सीखे समझे। अब ऐसा क्यों होगा भाई, क्यों ऐसा होगा, इसके लास्ट में एक जीरो क्यों है, तो आइए इसके बारे में आपको समझते हैं। देखिए जीरो जब भी आएगा तो 2 और 5 के चलते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 5 into 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर into 3 into 2 into 1, यानी 5, ये हो गया into 2 का क्यूब into 3 into 1, ये देखिए ये लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब जब भी मल्टीप्लाई में जीरो होता है तो 2 और 5 यही तो प्राइम के मल्टीप्लाई से जीरो होता है ये। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पावर 5 का क्या है 1, 2 का एक्सपोनेंट क्या है, इस दोनों फैक्टर के चलते जीरो नहीं आए, या कोई भी 5 और 2 को छोड़कर किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा जीरो नहीं आए। तो यहाँ पर क्या है, इसका पावर दोनों के पावर को सेम कीजिए इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए 5 इंटू 2 दोनों के पावर को सेम किए, यहाँ 2 का स्क्वायर एक पावर को हटा के इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 10 इंटू 2 का स्क्वायर। इसके चलते जीरो नहीं हो रहा, इसके चलते जीरो होगा, यहाँ सबको समझ में आ रहा है। तो 5 और 2 के चलते जीरो। तो अब अच्छा एक बात और बता देते हैं, 5 का एक्सपोनेंट क्या है 1, 2 का एक्सपोनेंट क्या है 3, इसमें मिनिमम वैल्यू किसका है, तो ऑब्वियस है कि 5 का जो एक्सपोनेंट होगा उसका वैल्यू मिनिमम होगा एकदम, क्योंकि 5 का एक्सपोनेंट आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 का एक्सपोनेंट हमेशा 2 से कम ही होगा, तो इसमें मिनिमम वैल्यू किसका है, तो 5 का एक्सपोनेंट और 2 का एक्सपोनेंट, इसमें मिनिमम वैल्यू किसका है, तो जिसका एक्सपोनेंट मिनिमम है, जैसे 5 का ही होगा ऑब्वियसली है 5 का ही एक्सपोनेंट मिनिमम होगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 1 है, इसलिए लास्ट में 1 जीरो है। क्लियर, 2 के एक्सपोनेंट 3 है तो 3 जीरो नहीं होगा, क्योंकि 5 का एक्सपोनेंट 1 है, 2 और 3 में मिनिमम वैल्यू हमेशा 5 का होगा, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। ये हमेशा नोट करके चलना है, जब भी आपको दुनिया के किसी भी फैक्टोरियल में बड़े से बड़े या छोटे से छोटे, यदि आपको उसका वैल्यू निकालना है कि उसके लास्ट में कितना जीरो होगा, वैल्यू नहीं पूछा जाता, वैल्यू निकालना संभव नहीं आएगा, है भी तो बहुत अलग तरह की बातें हैं। लेकिन इसको जो है कि आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि किसका एक्सपोनेंट निकाला जाएगा नंबर ऑफ जीरो के लिए, तो 5 का एक्सपोनेंट, ये हमेशा ध्यान में रखना है, 2 के एक्सपोनेंट से लेना देना नहीं। तो अब इसको आप समझिए, पर इसको सारे स्टूडेंट अब देखा जाए सारे अब आप बता सकते हैं कि फैक्टोरियल 100 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना है। अब आप देखिए नंबर ऑफ जीरो इन द एंड्स ऑफ फैक्टोरियल 100। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल पे, फाइंड नंबर ऑफ जीरो in the ends of
फैक्टोरियल 100। क्या करेंगे भाई, एक्सपोनेंट निकालना है, एक्सपोनेंट। तो क्या होगा, किसका एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना है। 100/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/5 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 100/5 का क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 100/5 पे पावर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस सो ऑन। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। ये अब आते हैं टू द पॉइंट। 100 में 5 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 20। 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/25 4 प्योर इंटीजर, 100/125 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये हो गया प्योर इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ 20 प्लस 4। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 यानी 24। तो फैक्टोरियल 100 का जो वैल्यू आएगा, समझ में आ गया। तो लास्ट में कितना जीरो होगा, देयर आर 24 जीरो इन द एंड्स ऑफ फैक्टोरियल 100। यानी फैक्टोरियल 100 का जो भी वैल्यू होगा उसके लास्ट में 24 जीरो कंफर्म। तो ये आंसर आपका आ गया। जब भी जीरो पूछेगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसके लास्ट में, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। ये नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ zeros in the ends of factorial 100। तो किसका एक्सपोनेंट निकालना है, 5 का। अब देखिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। नेचुरल नंबर हम इनिशियल क्लास में बताए थे कि फैक्टोरियल का वैल्यू जब भी आएगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, चाहे बड़ा हो चाहे कुछ भी। और नेचुरल टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, यहां पर एक बात बता देते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, there are mainly two types, mainly two types। पहला होता है यूनिक प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है रिपीटेड प्राइम नेचुरल। ये दो तरह का नेचुरल नंबर होता है, यूनिक प्राइम फैक्टर और रिपीटेड प्राइम फैक्टर। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये रिपीटेड प्राइम नेचुरल नंबर। एग्जांपल से समझेंगे किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे n बराबर 6, ये एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 6 पॉजिटिव इंटीजर है नेचुरल नंबर। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, इट्स प्राइम फैक्टर 2 into 3, ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हैं 3 into 2, कम्यूटेटिव लॉ। इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1, इसका एक्सपोनेंट 1। जिस प्राइम फैक्टर में प्राइम का एक्सपोनेंट 1 होगा तो इसको बोलते हैं यूनिक प्राइम फैक्टर। क्या रिवीजन क्या है,
इसका एक्सपोनेंट 1 है, इस प्राइम का भी एक्सपोनेंट 1 है, तो इसको यूनिक प्राइम फैक्टर बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे n बराबर 8, इसका प्राइम फैक्टर, ये भी नेचुरल नंबर है, इट्स प्राइम फैक्टर 2 पे पावर 3, ये प्राइम है, इसका प्राइम फैक्टर है। तो एक्सपोनेंट क्या है भाई, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3, ये हो गया रिपीटेड प्राइम, रिपीटेड प्राइम, प्राइम का रिपीटेशन हो रहा है 3 टाइम्स, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटेड प्राइम। एक एग्जांपल और दें, जैसे n बराबर 100, काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, क्लियर। ये इसका रिपीटेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका भी रिपीटेशन 2 टाइम्स, इसका भी रिपीटेशन 2 टाइम्स, रिपीटेड प्राइम, प्राइम नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये एग्जांपल 1 2 3, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब देखा जाए, अभी जो हमने बताया इसका पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, इसमें किससे किससे डिवाइड होता है, किससे किससे डिवाइड होता है, सारे स्टूडेंट देखें। जैसे n बराबर 6 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसका पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स किससे किससे इसमें डिवाइड होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, डिविजन्स क्या होगा भाई, किससे किससे डिवाइड होता है, तो पहला है 1 2 3 6, कितना है, नंबर है, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स इज इक्वल टू 4, ऐसे देखिए 4, क्या क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका संख्या कितना है, तो 4। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर 2 पे पावर 1 3 पे पावर, ये बेस प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, बोथ आर प्राइम, ये प्राइम है, पावर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो 1 प्राइम नहीं है, लिस्ट प्राइम होता है 2, पॉजिटिव प्राइम, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, इसका इंडेक्स क्या है 1, इसका इंडेक्स यूनिक प्राइम फैक्टर, इसके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, इंटीग्रल डिविजन्स, इसका पावर क्या है 1, इस प्राइम का पावर क्या है 1, यानी हो गया 2 इंटू 2 4, यही आ गया। तो कोई बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर दे देगा, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, पहले उसका इंटीग्रल डिविजन्स निकालना है, तो उसका प्राइम फैक्टर निकालिए, 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सारे स्टूडेंट पर इसको नोट करें। अब देखा जाए एक और एग्जांपल, ज्यादा एग्जांपल पे हम सिखा रहे हैं, पहले उसको देखा जाए। एक और एग्जांपल दे देते हैं, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स ऑफ 100, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, डिविजन्स ऑफ 100, तो 100 में किससे
100 में किससे 1 2 4 5 10 20 25 50 100। देखिए 100 में किससे डिवाइड होगा, आपके सामने है पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से। डिविजन्स का मतलब जिस नंबर से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 होना चाहिए, वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इस चीज को a इज द डिविजन ऑफ b यानी b इज द फैक्टर ऑफ a, जो पढ़िए सब एक ही चीज है, ये चीज है ये। तो इसका टोटल संख्या क्या है, टोटल नंबर है 9, टोटल नंबर इज इक्वल टू 9, आप देख रहे हैं 9। तो करना क्या है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर 100 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, इनटू 2 का एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट देखना है, ये रिपीटेड प्राइम, एक्सपोनेंट इसका 2, तो 2 + 1 इनटू इसका एक्सपोनेंट यानी 3 × 3 क्या आ गया 9। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 3 × 3 9। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, इंटीग्रल डिविजन्स ऑफ 100। शॉर्टकट तरीका, अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखा जाए जनरल फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये क्या होता है, p1 टू दी पावर a1, p2 टू दी पावर a2, p3 टू दी पावर a3, pn टू दी पावर an। ये सब क्या है, प्राइम नंबर, p1 p2 p3 एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर। और ये क्या है, नेचुरल नंबर, ये 0 भी हो सकता है या नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर है, उसका जनरल फॉर्म ये है। अब इसका पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स, इंटीग्रल डिविजन्स ये हो जाएगा इसका पावर, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना, ये हमेशा ध्यान रखना, पावर में, प्राइम के पावर इनटू, पहले एग्जांपल दिए तब समझा, a3 + 1 an + 1। सारे स्टूडेंट नोट कर लें इस चीज को, ये सब प्राइम बिगेस्ट नेचुरल नंबर। ये किसी भी नेचुरल नंबर का निकालना है हम और आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये p1 p2 ऑल आर प्राइम नंबर, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। सारा कंसेप्ट हम एक तरफ से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल सिंबल्स के बाद जनरल फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके बाद हम लोग बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अभी देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं आसानी से। अब एक आता है परमुटेशन में, बहुत तरह का चीज की बातें होंगी आपको, पहले हम उसका सारा डाटा आपके सामने रख देते हैं। एक आता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, एक आता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, हिंदू अरेबिक
न्यूमेरल्स। ये किसको बोलते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में जितना भी संख्या वर्ल्ड का देखते हैं इसी सारे संख्या से मिलके बना है। कौन कौन सा संख्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जितना भी संख्या है ये सब संख्या को हम क्या पढ़ते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। जैसे कोई भी रैशनल है, जैसे √3 का वैल्यू 1.73। देखिए इसमें कौन कौन सा संख्या है? 1 है, 7 है, 3 है। √2 का वैल्यू इरेशनल नंबर 1.414। इसमें जितना भी संख्या है यही सारा संख्या से मिलके बना है, यही सारा संख्या से मिलके बना है। तो इस संख्या को बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। जितना भी संख्या आप देखते जैसे 3/2 है, ये रैशनल नंबर, इसका वैल्यू 1.5। इसमें देखिए 1 है, 0.5 1.5। तो आप देख रहे हैं जैसे 3 डिजिट नंबर है 375, इसको बोलते हैं 3 डिजिट नंबर। डिजिट नंबर, ये एक एग्जांपल और देखिए 375। तो इसमें कौन कौन सा नंबर इन्वॉल्व है? तो पहला 3 है, 7 है और 5 है। जितना भी वर्ल्ड का नंबर देखते हैं यही सारे संख्या से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। सारे स्टूडेंट नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरल्स इसको सही से लिखा जाए भाई। देखिए हाथ से लिखने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, समझाना भी है। 4 5 6 कॉमा 7 8 फुल स्टॉप। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं। एक आता है पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स किसको बोलते हैं भाई? पैलिंड्रोम्स पैलिंड्रोम्स वैसा लेटर, इंग्लिश का वैसा लेटर जिसमें स्टार्टिंग, जैसे पहले समझिए एग्जांपल, जैसे मैडम, रॉटर, ये सब जो वर्ड है इस साइड से और इस साइड से सेम लेटर। इधर से देखिए सेकंड लेटर क्या है? ए। इधर से सेकंड लेटर देखिए क्या है? ए। इधर से थर्ड लेटर क्या है? डी। इधर से थर्ड लेटर क्या है? डी। इसमें कितना आपका जो है, इसमें कितना आपका ये इन्वॉल्व है? लेटर कितना लेटर है? तो 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5 लेटर पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स पैलिंड्रोम्स इसको बोला जाता है, 5 लेटर। इसमें भी देखिए रॉटर, पहले बढ़िया से लिख देते हैं, इसको समझाएं। ये सब है, ये दूसरा एग्जांपल, रॉटर। रॉटर इस साइड से फर्स्ट लेटर, इस साइड से फर्स्ट लेटर, इस साइड से सेकंड लेटर ओ, इस साइड से सेकंड लेटर ओ, इस साइड से थर्ड लेटर टी, इस साइड से थर्ड लेटर टी। इसको बोलते हैं 5 लेटर्स पैलिंड्रोम। लेटर्स पैलिंड्रोम्स। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। इस तरह का वर्ड यूज कहीं होता
परम्यूटेशन। तो ये पैलिंड्रोम्स का केस है। किसको पैलिंड्रोम्स बोलते हैं? हर वो चीज पर हम डिस्कशन करने वाले हैं जहां पर हमको आपको कंफ्यूजन होती है। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। इसको पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। फाइव लेटर पैलिंड्रोम्स, समझना भी इस तरह का लेटर्स। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए पैलिंड्रोम्स के बाद हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में बता दिए सारा चीज। अब बात होता है एनपीआर, इसको लिखते क्या है? इंटरेस्टिंग बात है। इसको पढ़ते क्या है? इसका वैल्यू क्या होता है? कितने कंडीशन में इसका वैल्यू होता है? वो सारी बातें हम एक एक करके डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। पहला होता है परम्यूटेशन का जो फर्स्ट लेटर है वो पी है, हम आपको बता चुका हूं। परम्यूटेशन का मतलब होता है सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे घर में किताब रैक का बुक रखने का 3 बुक रखने का अरेंजमेंट है। मोटी मोटी किताबें रखने की 3 पोजीशंस है। या पोजीशन पर हम किसी पॉइंट को कैसे सजाते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग एनपीआर एनसीआर समझेंगे। एनपीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को लिखते हैं पीएनआर, ऐसे लिखा जाता है एनपीआर। या इसी को लिखते हैं एनएआर, या इसी को लिखते हैं एएनआर, ऐसे लिखा जाता है। इसको एएनआर ऐसे लिखा जाता है एनपीआर। आप को थोड़ा डाउन कर, कुछ स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं एनपीआर, गलत है ये। एक लाइन में नहीं लिखना, एनपीआर, ठीक है? तो ऐसे लिखा गया। पहले एनपीआर लिखा कैसे जाता है? लिखने का तरीका क्या है? एनपीआर। इसमें खास बात क्या है? इसको पढ़ते क्या है? ये एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट of all things out of all things out of and different things ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट of all things out of and different things, यही होता है एनपीआर का मतलब एन में से आर का सजावट। ये ध्यान में रखना, एन में से आर का सजावट। जैसे इसका मतलब देखिए 5p2, इसका मतलब अरेंजमेंट of two things out of 5 different things ये एनपीआर पीएनआर, या इसी को लिखते हैं एनएआर। पिछले क्लास में मैंने बताया था पी का ही मतलब अरेंजमेंट होता है। ए फॉर अरेंजमेंट, पी फॉर परम्यूटेशन, बोथ आर सेम। नोट किया जाए सारे इसको। ये होगा। यदि इसमें किसी को परेशानी है, पी फॉर परम्यूटेशन, पी फॉर परम्यूटेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे स्टूडेंट को एक एक करके मैं समझाने की कोशिश
कर रहा हूं। पी एन आर भी लिख सकते, पी का मतलब परमुटेशन, एन में से आर का अरेंजमेंट। बहुत सारी बातें इस पर डिस्कशन होगी, पहले इसको सीख ली। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिया, अब इसको हटा एनपीआर। अब देखा जाए यहां पर दो केस होता है, इसका फार्मूला आया कहां से, किस केस में क्या होता है, एन का वैल्यू क्या होता है, तो इसमें भी दो तीन बात आपको नोट करनी है। पहली बात, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, उसको समझनी है। एनपीआर, एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्यों ऐसा, कभी सुने हैं आधा में से एक का अरेंजमेंट? क्योंकि नंबर सिस्टम इसमें अप्लाई होता है, नेचुरल नंबर का है ये प्रॉपर्टी। जब भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बातें होंगी, तो इसमें क्या होता है, एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात, आर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कभी सुने 5 में से आधा का अरेंजमेंट, 5 में से डेढ़ का अरेंजमेंट, 1.5 का अरेंजमेंट? ऐसा नहीं होता है। इसमें जब भी रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। और तीसरी बात, आर का जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू एन होगा। पहली बात, ये तीन बात इसमें है इंपॉर्टेंट। और आर भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अभी हम समझाते हैं, जैसे 3 में से -1 का अरेंजमेंट, ये कभी पॉसिबल है? नॉट इम्पॉसिबल। ये -1 इम्पॉसिबल। कॉमन सेंस की बात है, 3 ऑब्जेक्ट में से -1 को अरेंज कीजिए, कभी पॉसिबल नहीं। दूसरा चीज, 3 में से हाफ का अरेंजमेंट, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, उसमें से हाफ का अरेंजमेंट इम्पॉसिबल। 3 में से आपको बोल दिया 1.5 का अरेंजमेंट इम्पॉसिबल। तीन में से 7 का अरेंजमेंट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ये पहले बात समझना, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट, 3 में से हाफ का अरेंजमेंट इम्पॉसिबल, 3 में से -1 का अरेंजमेंट इम्पॉसिबल। ये काउंटिंग नंबर का चीज है, इसमें कहीं माइनस की इंटीग्रल वैल्यू का कोई चर्चा नहीं होगा। 3 में से हाफ का अरेंजमेंट इम्पॉसिबल, 3 में से डेढ़ का अरेंजमेंट इम्पॉसिबल, 3 ऑब्जेक्ट में से 7 का है, आपके पास 3 ही ऑब्जेक्ट है, उसमें से 7 का अरेंज कैसे करेंगे? आपके पास जितना नंबर एलिमेंट होगा उतना तक हम पॉसिबिलिटीज है, तो इसको पहले नोट किया जाए, क्या इम्पॉसिबल क्या पॉसिबल। बेसिक फंडामेंटल्स इसको बोलते हैं, समझिए पहले बात। इसीलिए पहले हम इस एग्जांपल को समझा दिए, क्या क्या हो सकता है, इसको पहले लिखने के बाद तब आपको समझाए क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब देखा जाए, अब इसको समझिए पहले बात, कोई भी चीज उतारने के पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात, 3 में से ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, 3 में से नो अरेंजमेंट, 3 ऑब्जेक्ट में से नो, ये पॉसिबल होगा, पॉसिबल। 3 में से 1 का अरेंजमेंट पॉसिबल, 3 में से 2 का अरेंजमेंट पॉसिबल, 3 में से 3 का अरेंजमेंट पॉसिबल। ये सब का वैल्यू होगा,
ये सब का क्या होगा, वैल्यू होगा। तो ये जो पॉसिबल है उसको लिखिए। क्लियर? तो इसको सारे स्टूडेंट पहले समझ के नोट कर लें क्या लिखा हुआ है, किसका वैल्यू। और दूसरी बात, एनपीआर का वैल्यू जब सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इसका वैल्यू भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, चाहे बड़ा हो बहुत बड़ा हो, जैसे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4 है तो 5 होगा। तो कहने का मतलब क्या है उसको समझना है। तो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वीडियो समझाएंगे आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो, बहुत कुछ जानकारी भी हमको देनी है कि एनपीआर एनसीआर में क्या अंतर है, इसका फार्मूला आया कहां से, किस कंडीशन में आया, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस, उसमें बंडल मेथड आता है, गैप मेथड आता है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उसके बाद आता है उसमें सर्कुलर परम्यूटेशन होता है, उसमें भी आता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशंस, फ्लिप। तो वहां पर बताएंगे बहुत सारी बातें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, किस तरह के प्रॉब्लम में अप्लाई होता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए, सीखिए और जीरो से हीरो बनिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।